हेलो व्यूवर्स। तो आ चुके हैं आज हम लोग अपने एक और नए लेक्चर में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हिंदी में इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा जा रहा है। देखिए, आज का जो लेक्चर होने वाला है स्पेसिफिकली मैं सिर्फ एसआई यूपीएसआई के जो स्टूडेंट हैं उनको टारगेट करके बना रहा हूँ, उनको ध्यान में रख के बना रहा हूँ। अदर कोई स्टूडेंट देखना चाहे तो देख सकता है, लॉ का स्टूडेंट देखना चाहे तो देख सकता है, मगर अपने लेवल की डेप्थ की उम्मीद यहाँ मुझसे ना करे। हाँ, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ उससे कि अगर तुम इस लेक्चर को भी देखोगे तो तुमको एक बहुत अच्छा इस एक्ट को पढ़ने का आइडिया लग जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे है, ये क्या बता रहा है, क्या बातें और सिखा रहा है। तो तुमको एक ओवरव्यू बहुत बेहतर मिल जाएगा, इतना बेहतर कि तुम बस छोटी मोटी चीज़ों से इधर उधर से और चीज़ें समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा तुमको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है तो ये सबके लिए हेल्पफुल, मगर मैं टारगेट कर रहा हूँ बस एसआई के स्टूडेंट को इस लेक्चर में। तो बढ़ते हैं आगे, जरा इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर हैं। सबसे पहले इसमें जो सेक्शंस होने वाले हैं 26 चैप्टर। इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? 4। पारित कब हो रहा है, कब बन के तैयार हो रहा है? 23 मई 1986। लागू कब हो रहा है? 19, ये मई नहीं होगा, ये नवंबर होगा। ये 19 नवंबर 1986 को लागू हो रहा है। ये गलती से यहाँ लिख गया होगा मई, तो इसको आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको नवंबर आप कर लीजिएगा। लागू होने की डेट इसकी 19 नवंबर 1986। तो ये तो एक फैक्चुअल बात हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसकी हिस्ट्री हम लोग समझते हैं कि एक्ट आ कैसे रहा है, कहाँ से और क्यों, क्या क्या रीज़न हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे वर्ल्ड को टच कर रहा है, इंडिया भी उससे प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं जैसे ही हमारी साइंस डेवलप हो रही है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। इन्वायरमेंट पॉल्यूट होना चालू हो चुका है। तो जब पॉल्यूशन होने लगा तो हम उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस को कहा गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्टॉकहोम नामक एक जगह पे ये सम्मेलन हो रहा है, मगर असल में इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये UNCHE, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। यहाँ पे 113 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और कॉमन समस्या के ऊपर चर्चा करती हैं कि भाई हमारा इन्वायरमेंट हो रहा है पॉल्यूट, इस पॉल्यूशन को कैसे संभाला जाए, कैसे रोका जाए और कैसे अपनी पूरे वर्ल्ड को एक सेफ इन्वायरमेंट में लाया जाए। तो इन 113 कंट्रीज में हमारा देश भी था, हमारा इंडिया। इंडिया इनकी बातों को सुनता है, समझता है और इसी के आधार पर आगे फैसले भी लेता है। इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी घोषित किया गया। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, अराउंड 26 के 25-26 यहाँ पे सिद्धांत दिए गए कि भाई कैसे इस चीज़ों को रोका जाए। तो ये सब चीज़ों को लेके इंडिया सतर्क हो गया था और लगभग 113 देश बोली या इससे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो सुन के इनकी बातों को सीख रही थी चीज़ें। तो हुआ क्या, इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिया? इंडिया ने इसके तुरंत बाद अपनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक पास किया, वन्य जीव को संरक्षित किया। दूसरी 1974 में उसने अपने वाटर को जो है पॉल्यूट होने से रोकने के लिए एक वाटर एक्ट लाया, जल अधिनियम लाया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में हमारा चलना चालू हो गया है। अब इसके बाद क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 1976 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट देखने को मिलता है, 42nd अमेंडमेंट। इस 42nd अमेंडमेंट से हुआ क्या? 42nd अमेंडमेंट से आपको इन्वायरमेंट को लेकर डीपीएसपी में एक बदलाव दिख रहा है। आर्टिकल 48A आपको देखने को मिलेगा, एक नया आर्टिकल। और दूसरा क्या काम हो रहा है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जा रहा है। अब जब फंडामेंटल ड्यूटीज आई तो उसमें से 51A, ये तो सेक्शन, ये तो पूरा आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल का क्लॉज जो यहां H लिखा है ये गलत है, ये G क्लॉज है, यानी 51A का क्लॉज G। और आर्टिकल 48A
कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जुड़े किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की। ये वाला पोर्शन जो 48A का है, ये डीपीएसपी का है, ये स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी दे रहा है, डाल रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे 51A के क्लॉज जी में ये हमारे लोगों के ऊपर जो है जिम्मेदारी डाल रहा है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट को बचा के रखो, प्रोटेक्ट करो। तो ये तो हो गई यहाँ पे। उसके बाद 1980 में क्या हो रहा है, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ला रहे हैं हम लोग फिर से, एक वन को कैसे भाई संरक्षित किया जाए, अपने वनों को। उसके बाद 1981 में फिर अपने वायु एयर एक्ट यानी वायु अधिनियम, अब हवा को कैसे प्रदूषित होने से रोका जाए। सोचिए हम लोग इन्वायरमेंट को लेके, ये सारे चीजें आपको इन्वायरमेंट जुड़ी दिखेंगी। पहली चीज तो ध्यान दीजिए, हम अपनी वाइल्ड लाइफ हो गया, पानी हो गया, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर रहे हैं, हम अपने जंगलों को बचाने की बात कर रहे हैं, हम फिर वायु पे आ गए कि भाई एयर भी बचानी है। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी घटना हुई, भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी में गैस का लीकेज हुआ, कंपनी का फॉल्ट था, उनके कारण हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब 1984 में ये घटना हो गई और उसके बाद जब कोर्ट को लग रहा है कि यार सही से हम लायबिलिटी नहीं डाल पा रहे हैं अभी भी, तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास अभी तक बहुत सारे कानून हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट को कवर करते हुए हर एक जगह के लिए कानून है। हमने अपने जंगल बचा लिए, वन्य जीव बचा लिए, पानी बचा लिया, एयर बचाई, सब कुछ के लिए हम कर रहे हैं, मगर हम कोई कंप्लीट एक जनरल लॉ नहीं ला पा रहे हैं अपने पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, तो हमको याद है कि भाई हमने स्टॉकहोम सम्मेलन किया था, हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पे तो यही सारी चर्चा हुई थी। तो अब इस बात को आधार बना के हमारी सरकार क्या करती है, एक नया एक्ट लाती है। और वो नया एक्ट कौन सा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यही जो हम लोग आज का लेक्चर कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, क्यों लाया गया, क्योंकि देखा गया कि ये सारे एक्ट कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं, अभी भी पॉल्यूशन बच नहीं रहा है। आखिरी में जब 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी होती है तो हजारों लोग की जान चली जाती है एक दिन में, और इतना बुरा हाल होता है कि आज तक वहां पे जो भी बच्चे पैदा हुए उसके बाद वो उस असर को झेले, बच्चे हैंडीकैप्ड पैदा हो रहे हैं, आज तक वो कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं, उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, वो आज तक कंपनसेशन वो कंपनी से मांगते रहते हैं। तो ये असर रहा वहाँ का। तो क्या हुआ कि भाई स्टॉकहोम उनको याद आता है तो फिर से एक कानून बनाते हैं, कहते हैं ये सारे कानून तो अपने अपने एरिया को अच्छे से पकड़ना है, मगर हमें ज़रूरत क्या है इस टाइम, हमें ज़रूरत है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जनरल एक्ट जो जनरली सब पर असर डाले, हर एक एंगल को टच कर सके, हर एक चीज को टच कर सकते हैं, हम लाइबिलिटीज को डिसाइड कर सके, गवर्नमेंट की पावर को डिसाइड कर सके, गवर्नमेंट कितना इंटरफियर कहां पे कैसे नियम कानून बना सकती है। तो ये एक जनरल लॉ की हमें जरूरत थी, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि एक अम्ब्रेला लॉ, एक अम्ब्रेला लॉ जो सारे कानूनों को, या कह लो सारे कानूनों की एक तरह से जननी होगा, ये सारे कानूनों को बताएगा कैसे हमें कार्य करना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके। तो ये सारी बात रही, भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद हमने कानून लाया। तो ये तो हो गई भाई हमारे कानून आने की पूरा एक क्रम हो गया, एक हिस्ट्री हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए अब आप नाम से देखेंगे कि नाम क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाम है, एनवायरमेंट का मतलब क्या अभी हम लोग समझते हैं, प्रोटेक्शन का मतलब होगा कि भाई उसको प्रोटेक्ट करना, उसका संरक्षण करना, मगर संरक्षण में याद रखिएगा यहाँ पे सुधार भी है। कि क्या कोई चीज़ अगर एनवायरनमेंट हमारा खराब हो गया तो उसको सुधारे ना, नहीं, सुधारना भी है, भले यहाँ वर्ड यूज नहीं हुआ, मगर जब हम लोग एम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट इसका पढ़ेंगे, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पर्यावरण के संरक्षण प्लस सुधार, और कुछ अन्य भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये 2 पॉइंट तक हम सीमित रहेंगे कि संरक्षण और सुधार करना है, और भी कुछ अगर हमें जरूरत लग रही है कि हाँ इससे हमारा बेहतर हो जाएगा एनवायरनमेंट, इन चीजों को लेके, तो उन विषयों से संबंधित उपबंध करेंगे, हम लॉ बनाएंगे, कुछ नियम कानून बनाएंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे, कोई जरूरत पड़ेगी तो ऑर्डर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है इस कानून का। तो मोटा मोटा क्या है, मेन क्या है कि भाई हमारा एनवायरनमेंट का संरक्षण और सुधार करना, या अन्य ऐसे संबंधित विषय, तो उनसे जुड़े लॉ मेकिंग या रूल मेकिंग का काम क्या है, यही हमारा ये वाला कानून बताना चाह रहा है।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जरा इसका सेक्शन 1 देख लेते हैं। ये सब ये फैक्चुअल है, अभी हम लोग पूरा इसका एक आइडिया लेंगे कैसे काम हो रहा है सब चीज। देखिए सेक्शन 1 बहुत छोटी छोटी बात कर रहा है भाई, आपके नाम के बारे में बात करेगा कि नाम क्या है कानून का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अभी देख लिए विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत। प्रारंभ कब हो रहा है, 19 नवंबर 1986 में। अब सेक्शन 2 पे आएंगे। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं कई सारी, तो उन डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं क्या क्या वो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्लॉज ए, इन्वायरमेंट की बात कर रहा है भाई। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को हम क्या समझें, तो कहा गया जल वायु भूमि ये सभी जो है पर्यावरण है। तो क्या बस जल वायु भूमि ही पर्यावरण है, कह रहा नहीं, इसके आगे की भी बात है। कह रहा अंतर संबंध मतलब रिलेशन, इंटर रिलेशन। कह रहा किसमें इंटर रिलेशन, कह रहा है इंटर रिलेशन इन तीनों का, जल वायु और भूमि का। किससे इंटर रिलेशन, कह रहा सभी चीजों, जितने चीजों से पॉसिबल हो सकते, जैसे भाई इंसानों के साथ, ह्यूमंस के साथ, एनिमल्स के साथ, ठीक है, हमारी किसी प्रॉपर्टी के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये सब चीजें, तो किसका रिलेशन, जल वायु और भूमि का रिलेशन ह्यूमन के साथ कैसा है, किस प्रकार से ह्यूमन का रिलेशन इनसे है, तो ये भी पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, ये भी इन्वायरमेंट कहलाएगा। प्रॉपर्टी के साथ कैसा है, किस प्रकार से जुड़े हैं, क्या संबंध है, कैसे रिलेशन इनका बन रहा है, तो ये भी इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट ये कहना चाह रहा है, इन्वायरमेंट कह रहा है बस जल वायु और भूमि ही नहीं, बल्कि इनसे इंसान का संबंध भी इन्वायरमेंट है। कैसे, इंसान को भाई पीने के लिए पानी चाहिए, तो पीने के लिए पानी चाहिए तो पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना है। तो वो इंसान के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, क्लीन इन्वायरमेंट उसको चाहिए भाई, क्लीन वाटर चाहिए। अब हम एनिमल के सेंस में तो नहीं कर सकते ना भाई, कोई डॉग है, कोई कुत्ता है, वो जाता है कहीं नाली का ही पानी पी लेता है, तो हम अब कुत्ते के संबंध में इन्वायरमेंट को चेक करें कि उसके लिए क्या खराब हो सकता है। भाई पता चला पानी में कोई जहर मिला दिया, तो जहर मिला दे, जो जानवर उस पानी को पिएगा वो मर जाएगा। तो उसके लिए इन्वायरमेंट किस प्रकार से तैयार हो रहा है, तो ये संबंध है इन्वायरमेंट का, एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है संबंध, मगर इन्हीं तीनों से ही संबंध बन रहा है। तो जल वायु भूमि ये होने ही वाला है, यही है पूरा इन्वायरमेंट। तो जरा एक बार एक काम करते हैं, इसको जरा हम लोग अच्छे से और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। समझना है कि इन्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले डिफाइन कर रहा है ये कानून की इन्वायरमेंट है क्या, ये कह दिया 2A, जहां पे हमारी डेफिनेशन क्लॉज चालू हो रहा है 2A में इसने डिफाइन कर दिया क्या, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को लेकर क्या कह रहा है, कह रहा है भाई एयर, वाटर और लैंड ये तीनों इन्वायरमेंट है। मगर क्या सिर्फ यही इन्वायरमेंट है, कह रहा नहीं ये इन्वायरमेंट नहीं है, कह रहा है इन तीनों का रिलेशन कैसा होने वाला है, किसके किसके साथ, कह रहा भाई ह्यूमन, एनिमल, प्रॉपर्टी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इनके साथ कैसा होने वाला है ये बताता है इन्वायरमेंट। अब एयर का रिलेशन, अब यहां पे देखिएगा मैंने ह्यूमन बोला, एनिमल बोला और प्रॉपर्टी बोला, माइक्रोऑर्गेनिज्म बोला, तो यहाँ पे प्लांट भी इंक्लूड है। ये मत सोचिएगा मैं प्लांट को किनारे कर रहा हूँ भाई, प्लांट के बिना तो इन्वायरमेंट की कल्पना ही की जा सकती। इसका मतलब जब मैं छोड़ रहा हूँ तो इसको एटसेट्रा मान के चलिए कि एटसेट्रा में बहुत सारी चीजें हैं, कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए आवश्यक है। इन्वायरमेंट का मीनिंग बस यही नहीं जो इसने लिख दिया, ये इससे काफी वाइडर है, जो जैसे पड़ेगा जरूरत वैसे हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। इसने सीधा सीधा बस मगर अभी ये समझा दिया कि इन्वायरमेंट अगर तुम्हें समझना है भाई, क्योंकि ये कानून ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो कह रहा हम इन्वायरमेंट कहें किसे, तो कह रहा है एयर को कह दो, वाटर कह दो और लैंड कह दो, ये इन्वायरमेंट है। कह रहा बस यही इन्वायरमेंट है, कह रहा नहीं ये तो भाई चीजें हैं, मगर इन्वायरमेंट तो हमारे तुम्हारे लिए तय हो रहा है ना, कोई हो तो इन्वायरमेंट का यूज करने वाला। कह रहे कौन है यूज करने वाला, कह रहे ह्यूमन है, और कौन है, प्लांट है, एनिमल है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज इंसान करता है, तो इंसान के लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है भाई, किसी ने किसी प्रकार से समाज में पॉल्यूशन फैला दिया, अब उससे किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में नुकसान पड़ गया, हो गया पॉल्यूशन। तो अब इसको भी जरा आगे चल के भी समझेंगे। ये हो गया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी अदर लिविंग क्रिएचर हो गया, ये सबके ऊपर जो इनका रिलेशन, इन तीनों का रिलेशन इन सब से है, ये पूरा मिलके जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। याद रखिएगा ये पूरा मिलके इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है।
तो इतनी तो बात हो गई, ठीक है, इन्वायरमेंट हमें समझ में आ गया, मगर गड़बड़ कहाँ हो रही है? हम कह रहे हैं भाई इन्वायरमेंट हमें समझ में आ गया कि 2A बोला है इन्वायरमेंट, तो दिक्कत क्या हो रही है? पढ़ना क्या हमें? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है। क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेक्शन की बात कह रहे भाई इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन हमें रोकना है, ये प्रोटेक्शन मेन। तो कहा गया इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है भाई? तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अगर तुम्हें समझना है तो सेक्शन 2 क्लॉज सी में चले जाना। 2 क्लॉज सी कह रहा है, अब ये पॉल्यूशन क्या है? कह रहा प्रेजेंस हो अगर किसी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट की, कोई भी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट अगर मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट में, तो वही इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है। अब ये पॉल्यूटेंट क्या है? ये है पर्यावरण प्रदूषक, जिससे हम फैलाएंगे प्रदूषण। तो प्रदूषक की मौजूदगी ही पॉल्यूशन है। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है क्या? अगर तुम्हें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन देखना है, समझना है, तो तुम्हें पॉल्यूटेंट पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक क्या है। तो कह रहा है प्रदूषक को अगर समझना है तो 2B में चले जाओ, सेक्शन 2B में। तो 2B कह रहा है पॉल्यूटेंट क्या हो सकता है? कह रहा है कुछ भी हो सकता है भाई, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है वो प्रदूषक, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। मगर सिर्फ इतना होना ही काफी नहीं है, इनके पास ऐसे कैरेक्टर भी हों जो इन्वायरमेंट को इंजरी पहुंचा सके, इंजूरियस टू द इन्वायरमेंट हो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, मगर ऐसा हो जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो, जो निगेटिवली इंपैक्ट डाले, इफेक्ट डाले इन्वायरमेंट पे, तो वो पॉल्यूटेंट हो जाएगा। भाई कूड़ा फेंक दिए, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो हो गया क्या? सॉलिड फॉर्म में एक पॉल्यूटेंट। कोई बहुत ही हजार्डस जहरीली गैस तुमने जो एनवायरनमेंट में किसी प्रकार से वो लीक हो गई, तो वो अब एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर दी, क्योंकि आप सांस नहीं ले सकते। तो ये हो गया गैस के फॉर्म में पॉल्यूटेंट। तो इन्हीं की मौजूदगी ही तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। बस यही बात है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की। तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया? हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट की मौजूदगी। अब पॉल्यूटेंट क्या है एनवायरनमेंट? तो कह रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, मगर वो हार्मफुल होना चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए, और सॉरी एनवायरनमेंट के लिए। तो ये मिलकर क्या बना देगा? ये पूरा एनवायरनमेंट का एक अब ढांचा तैयार हो रहा है। हम कुछ डेफिनेशंस भी देख रहे हैं लाइन से। तो हमने डेफिनेशंस क्या क्या देख ली? 2A देख लिया, B देख लिया और 2C देख लिया। 3 डेफिनेशन हमने देख ली लाइन से। उसके बाद एक CA, सेक्शन 2 का क्लॉज CA एक नया जुड़ा, ये 2023 में जुड़ रहा है। इसमें दिया गया फंड। फंड क्या होता है इसे देखिए, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फंड वही फंड है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड अभी आप सेक्शन 16 में देखेंगे, तो इसको वहीं देख लिया जाएगा। ये फंड बहुत जरूरी नहीं है आपको पढ़ने के लिए, SI वालों के लिए। तो यहां पे जो अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज D, हैंडलिंग। हैंडलिंग माने हथालना। ये हथालना लीगल वर्ड है। हथालना का मतलब आम भाषा में समझिए कि संभालना, उसको संभाल के रखना। तो भाई क्या संभाल के रखना? ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉल्यूशन से बचना है, पर्यावरण को बचाना है, तो ये किसी ऐसे पदार्थ की बात कर रहा होगा जो अपने आप में ऐसी अपने अंदर कैरेक्टर लेके घूमता होगा कि अगर उसको हमने सही से बनाया नहीं, उसको सही से रखा नहीं, उसको उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया, उसको प्रोसेस सही से नहीं किया, उसकी पैकेजिंग हमने सही से नहीं की, उसका स्टोरेज हमने बढ़िया नहीं रखा, उसका ट्रांसपोर्टेशन हमने उसमें कुछ लापरवाही कर दी, जिसके कारण उसमें कुछ गड़बड़ ऐसी हुई जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया। ठीक, उसका यूज़ हमने सही तरीके से नहीं किया, उसका कलेक्शन हमने सही तरीके से नहीं किया, और अगर हमें ज़रूरत पड़ गई कि उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो उसका हमने डिस्ट्रक्शन जो है गलत तरीके से किया। डिस्ट्रक्शन होने से वो पदार्थ क्या कर गया? हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर गया। हमने जब सेल किया तो उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, सही तरीके से हमने सेल नहीं की। हमने किसी को ट्रांसफ़र किया तो हमने उसमें ध्यान नहीं रखा। तो हैंडलिंग का मतलब है आप किसी भी स्टेज पे हैं, किसी पदार्थ, ऐसे पदार्थ को लेके घूम रहे हैं जिसमें ऐसी क्षमता है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर सकता है। तो ये उसी पदार्थ के डर के लिए बता रहा है कि भाई उसको आपको संभालना है। और ये संभालना का मतलब क्या हो गया? कह रहा है कुछ भी करो, बनाने से लेके बेचने तक, उसको ट्रांसफ़र करना तक, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सब, ये सब आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। यही है हैंडलिंग किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की। तो किसी सब्सटेंस की हैंडलिंग की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसके बाद जो डेफिनेशन है
सेक्शन 2 क्लॉज ई ये बात कर रहा है हजार्डस सब्सटेंस की। हजार्डस सब्सटेंस मतलब भाई संकटमय पदार्थ, कोई ऐसा सब्सटेंस जो संकट पैदा कर सकता है, खतरनाक है, हार्मफुल है, ऐसा पदार्थ है। भाई कोई सब्सटेंस है, कोई कोई प्रिपरेशन है, किसी भी चीज को आपने बनाया है, निर्मित किया है, तो वो अपने अंदर जो भी रासायनिक चीजें रखता है, जो भी गुण रखता है ऐसे रासायनिक, या उनके कारण, या आपने उसकी सही से हैंडलिंग नहीं की। जो अभी हम पहले, अभी इसके पहले सेक्शन देख के आ रहे हैं, हैंडलिंग, हमने उसको सही से हैंडल नहीं किया, इसलिए वो गड़बड़ तरीके से उसने, वो हमारे लिए खतरनाक हो गया। उसमें रासायनिक चीजें कुछ ऐसी हैं, उसके अंदर केमिकल्स ऐसे यूज हैं उस सब्सटेंस में कि ऐसे केमिकल होने के कारण वो इंसान के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए, हमारे एनवायरनमेंट, प्रॉपर्टी, किसी के लिए भी क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी रखने वाली चीज, ऐसा कोई भी पदार्थ, वो क्या कहलाएगा, हजार्डस सब्सटेंस कहलाएगा। तो ये तो हो गई 2E की बात। उसके बाद ऑक्यूपायर आ रहा है अगली डेफिनेशन। ऑक्यूपायर क्या मतलब है? ऑक्यूपायर का मतलब भाई व्यक्ति से है। व्यक्ति से क्या, इसको दो जगहों से जोड़ देखा जा रहा है कि ऑक्यूपायर अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है या कोई भी ऐसी जगह है, प्रेमाइसिस है, जहां पे ये सब काम हो रहा है, कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो ऐसी फैक्ट्री और ऐसी जगह को जो भी नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कि मतलब भाई सारे काम उसके डायरेक्शन पे हो रहा है, तो वो जो पर्सन जिसके डायरेक्शन पे हो रहे होंगे काम, वो ऑक्यूपायर होगा। उसी को हम लोग ऑक्यूपायर कह रहे हैं, यानी अधिष्ठाता। वही भाई अधिष्ठाता होंगे, यानी ऑक्यूपायर होंगे। ये क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आखिरी में यही धरा जाएगा। उठाएंगे तो किसी व्यक्ति को कुछ गड़बड़ करेगा, तो इसलिए इसको हमको जानना जरूरी है भाई ऑक्यूपायर कौन है, किसके कंट्रोल में काम हो रहा है, किसके नियंत्रण में काम हो रहा है। तो ये चीजें, एक तो हमने देख ली कि भाई फैक्ट्री या कोई जगह, कोई प्रीमाइसेस, वहां पे कुछ हो रहा है ऐसा, तब उस केस में जो भी जिसके भी कंट्रोल में होगा वो पूरा, उसी जैसे कंट्रोल में काम हो रहा होगा वहां, तो वही ऑक्यूपायर मान जाएगा, उसी को हम पकड़ेंगे सारी चीजें लेके। ठीक है, अब ये तो हो गया उसको लेके। अगर किसी पदार्थ की बात हो कि भाई कोई सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस के केस में ऑक्यूपायर वो पर्सन होगा जो उस सब्सटेंस को अपने कब्जे में रखा होगा, जिसके पास उसका पोजेशन होगा, तो उसको हम ऑक्यूपायर मानेंगे। ठीक, तो इतनी ही डेफिनेशन है, बाकी और कोई एक डेफिनेशन और बच रही प्रिस्क्राइब, वो कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। बढ़ते हैं सीधा आगे के प्रोविजंस में हम लोग, कि आगे के प्रोविजन हमें अब क्या समझाने जा रहा है। तो हमारा ये हो गया, अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। अब ये चैप्टर क्या है भाई, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3 से लेकर 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा, सीधा सीधा ये देखिए, ये मैंने जो पिक लगा रखी है, बेरेक से डायरेक्ट इंडेक्स से मैंने फोटो खींची और यहाँ लगा दी। अब मैं इसको बारी बारी आपको पूरा समझाता चलूंगा कि है क्या हर एक सेक्शन। ये सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 5 है, ऐसे ही सारे सेक्शन दिए हुए हैं। तो इसको अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन वाइज। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको इस पूरे पोर्शन में चैप्टर नंबर 2 में हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट दिखेगा आपको दिखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है भाई, को डायरेक्शन दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, किसी को अपॉइंट कर रहा है, अथॉरिटी अपॉइंट कर रहा है, किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्शंस दे रहा है, तो यही सब कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा आपको पावर किसका देखने वाले हैं आप लोग, चैप्टर 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर देखेंगे। सेक्शन नंबर 3 से लेकर 6 तक का प्रोविजन है यहाँ पे। अब पहला ही सेक्शन नंबर 3 है, कह रहा है, सेक्शन नंबर 3 कह रहा है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति। तो सेक्शन 3 ये बोल दिया। अब मोटा मोटा जरा यहां पे समझिए कि सेक्शन 3 कहना क्या जा रहा है, कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि भाई प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का, और अगर जरूरत पड़े तो उसको इंप्रूव करने लेके। तो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी माध्यम का कोई भी उपाय कर सकती है, उसे जो मीजर्स यूज करने हैं, कोई उपाय करना है, तो वो जैसा ठीक समझे पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए वो कर सकती है। और इसी में कुछ लिस्ट बता दी गई है कि वो सुधार में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अभी उसको भी हम लोग देखेंगे। और तीसरी बात ये कि इसी सेक्शन में वो भाई अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट
हर काम के लिए एक अथॉरिटी बना देती है, एक बॉडी तैयार कर देगी कि जाइए आप काम करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे तीसरा पॉइंट सेक्शन 3 में ही बोलेगा कि वो एक अथॉरिटी तैयार करेगी। वो अथॉरिटी कैसी होगी, कह रहा है बिल्कुल वैसी होगी जैसे माना जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो वो सारे काम होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन से, मगर वो सारी पावर यूज करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पावर दे देगा, उसको कह रहा है कि भैया मैं तुम्हें बना रहा हूं और जाओ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करो, क्योंकि मैं दूसरा काम कर रहा हूं। तो एक अथॉरिटी क्रिएट कर देगा, उसके पास पावर होंगी सारी। ठीक है, तो इसको भी अभी देखते हैं। चलिए, तो सेक्शन नंबर 3 को पूरा समझ लिया जाए कि सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है। सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट पहला काम जो कह रहा है, लॉ इसे कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी उपाय करे, उपाय जो उसको सही लगे, जो मीजर्स लेना चाहे वो ले सकती है, मगर किस लिए, कह रहा है कि अगर बात हो गई संरक्षण पर्यावरण के और उसके सुधार की, पर्यावरण के संरक्षण या उसके सुधार की, क्या बस इतना ही, कह रहा नहीं, इन किसी भी प्रकार के एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए भी कोई कदम उठा सकती है जो उसको ठीक लगे। तो ये तो हो गई पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कह रहा है कि बहुत हम लोग परेशान ना हो जाए कि वो क्या कर सकती है, तो उसने समझा भी दिया दूसरी बात में कि ये काम कर सकती है वो। अब वो क्या क्या काम है उसकी लिस्ट, जैसे अपने इस जो कानून है अपनी बातों को लागू करवाने के लिए सही तरीके से हर जगह इसको पालन करवा के इस कानून की बातों का हम एनवायरनमेंट को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। तो पहला काम बोल रहा है कि भाई आप कोऑर्डिनेट करके चलिए, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेट करिए अपने एक्शंस को लेके। तो इनको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये पहला काम आप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप क्या करेंगे, नेशन वाइड प्रोग्राम भी चला सकते हैं कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पे कार्यक्रम आप चला रहे हैं और उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, ये सब आपके हाथ में। अब आप बताएंगे कि नेशन वाइड जो प्रोग्राम चल रहा है वो कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे इसको प्लान करके कहाँ कहाँ इसको चलाना है, ये सारा आप डिसाइड कर सकते हैं। मगर ये प्रोग्राम किस चीज़ से जुड़ा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से जुड़ा मैटर के बारे में बताएंगे इस प्रोग्राम में कि भाई कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी बातें यहाँ पे इस प्रोग्राम के माध्यम से बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप नेशन वाइड प्रोग्राम चलाइए, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। अब दूसरा आप क्या कर सकते हैं भाई, दूसरा आप कर सकते हैं क्या कि आप एक मानक तैयार कर दीजिए, यानी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, किस चीज़ की स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इस चीज़ की इन्वायरमेंट क्वालिटी को लेके, कि इन्वायरमेंट क्वालिटी, इन्वायरमेंट कहाँ पे क्या क्वालिटी का क्या आप मानक रख रहे हैं कि भाई इस इन्वायरमेंट की क्वालिटी अगर इससे बेकार हुई तो हम इसको मान लेंगे इन्वायरमेंट क्वालिटी यहाँ की बड़ी खराब है। तो आप मानक तय कर लीजिए, रख लीजिए, आप डिसाइड करिए क्या मानक होने वाले हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं जो इन्वायरमेंट क्वालिटी को तय करेंगे कि हाँ इससे ऊपर गया या इससे नीचे गया तो कब गड़बड़ होगा, कब अच्छा होगा। ठीक है, तो और क्या आप मानक तय कर सकते हैं, आप और मानक ये तय कर लीजिए कि कितना पॉल्यूशन का एमिशन हो सकता है। कि भाई चलिए मान लीजिए बिना पॉल्यूशन के एनवायरनमेंट में कुछ काम हो ही नहीं सकते, मगर उसके भी आप स्टैंडर्ड्स तैयार करिए, उसका भी एक आप मानक बताइए कि आप बहुत कर सकते हो तो बस इतना ही कर सकते हो, ये लिमिट हो सकती है आपके डिस्चार्ज करने की, एमिशन करने की, पॉल्यूटेंट की, तो आप इतना ही कर पाओगे। दूसरा आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे, कि इस एरिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई भी ऑपरेशंस नहीं होंगे इस तरह के जिससे पूरा एरिया प्रभावित हो। भाई जैसे आज भी होता है रेसिडेंशियल एरिया में, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कोई मतलब ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जो वहाँ के लोगों की हेल्थ को प्रभावित कर दे। तो अगर आप ऐसा लगा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स, ऐसे कुछ भी वो उपाय कर सकती है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम जरूरी है तुरंत। तो ये चीजें हो गई। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मान लीजिए कि किसी प्रकार से अगर पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट मतलब गाड़ी टकराना नहीं, एक्सीडेंट मतलब कोई भी दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना जो इन्वायरमेंट को हमारे पॉल्यूट कर दे, तो ऐसी दुर्घटना के लिए कुछ आप सेफ गार्ड्स तैयार करिए कि भाई इनको ऐसे ऐसे हमें चलना है, इन प्रोसेस से चलना है, जब इस प्रोसेस से चलेंगे तो ये दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो वो सेफ गार्ड्स आप बताइए क्या हो सकते हैं।
और अगर इन केस अगर हो गया तो उससे प्रभावित लोगों को, उससे प्रभावित समाज को, उससे प्रभावित एनवायरनमेंट को रेमेडी आप क्या देंगे, किस प्रकार से रेमेडीफाई करेंगे उसे, ये भी आप बताइए। तो ये सारी चीजें भी कर सकती हैं। आप ये बताइए कि हजार्डस चीज की हैंडलिंग कैसे होगी, आप ये बताइए किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से उसे रखा तक, क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है, वो किस प्रकार से कर रही है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। आप ये भी तय कर सकते हैं कि कौन जांच करेगा, कहाँ जांच करेगा, क्या इन्वेस्टिगेशन इस मैटर में हो सकती है, सीज होगा कि नहीं होगा कोई चीज अगर जो पॉल्यूशन फैला रही है। तो ये सारे मानक, सारे चीजें आप जो है तय कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावर है इसमें। अब इसके बाद पूरी लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एटसेट्रा लगा लीजिए, ये मोटे मोटे आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या काम ये करना चाह रहे हैं, क्या उपाय करना चाह रहे हैं, किन चीज़ों को लेके बोल रहा है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी मोटी मोटी बातें थी, इनको लेके केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। अब हर जगह केंद्र सरकार खाली तो बैठी नहीं है, उसको बहुत सारा काम है। तो कह रहे हैं अपने ही काम की सहूलियत के लिए वो इसी में सेक्शन 3 में एक तीसरा पॉइंट से वो समझाना चाह रही है कि भाई एक अथॉरिटी का भी निर्माण किया सकता है। ये निर्माण कब, जब जरूरत समझे, जब नेसेसरी हो, लग रहा है कि इनको लाना आवश्यक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी या अथॉरिटीज, एक से ज्यादा भी अथॉरिटी यहां पे एक ऑर्डर के माध्यम से उसको ला सकती हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, उसका गठन कर सकती हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनके पास जो भी ये अथॉरिटी आई हैं, जो ये अथॉरिटी यहाँ पे है, इसको और क्या पावर होगी भाई कि एक तो तुम अथॉरिटी हो गए, तुमको डायरेक्शन कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ जो अथॉरिटी है इसको बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कुछ डायरेक्शन दे दिया, कुछ पावर दे दी, जैसी पावर वो ठीक समझे, और चाहे तो इसको साथ में पावर दे सकती है 5 की भी, सेक्शन 5 की। कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है सेक्शन 5 में कि वो कुछ डायरेक्शन दे सकता है किसी को कुछ परफॉर्म करने के लिए। तो यहीं पे जब वो अपॉइंट करेगा अथॉरिटी को, तो अथॉरिटी को इस सेक्शन की पावर, मतलब खुद की डायरेक्शन देने की पावर, वो उठा के अथॉरिटी को भी दे सकता है। तो ये चीज सेक्शन नंबर 3 है। उसके बाद सेक्शन 4 में क्या दिया, और सेक्शन 4 भाई कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे अभी अथॉरिटीज का गठन कर दिया, उसी प्रकार से सेक्शन 4 में अगर अदर ऑफिसर्स, जो अदर अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति की अगर आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि अथॉरिटी से सिर्फ काम नहीं होगा, उनके लिए कुछ ऑफिसर्स भी हमें जरूरत पड़ सकते हैं कि भाई कोई ऑफिसर हमने ला दिया, वो इनकी हेल्प करेंगे, साथ में काम करेंगे, ये लोग मिल बांट के आपस में। तो अगर ऑफिसर की आवश्यकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी नियुक्ति कर सकती है। अब उनके ऊपर कंट्रोल और डायरेक्शन किसका होगा, अब इन ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्शन दे सकती है, और जो अथॉरिटी अपॉइंटेड है वहां पे सेक्शन नंबर 3 में, वो भी इनको डायरेक्शंस दे सकती है। किसको, ये अधिकारियों को जो यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 में अपॉइंट किया जा रहा है। तो सेक्शन नंबर 4 में अपॉइंटेड जो भी अधिकारी होंगे, उनके ऊपर वो किसके कंट्रोल में काम करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में काम करेंगे या तो अथॉरिटी के कंट्रोल में काम करेंगे। इनको डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है और अथॉरिटी भी दे सकती है। तो ये तो हो गया सेक्शन नंबर। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 आ जाएगा। सेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 5 इसके आगे की बात कर रहा है क्या कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन देने की पावर, ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के पर्पज से, भाई इस एक्ट के अधीन रहते हुए कार्य कर रहा है, इस एक्ट के जो भी एम है उनको पूरा करना चाह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कार्यों को करने के लिए इसी के अधीन रहते हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ के लॉ की बातों को बाहर जाके इन लॉ की बातों से तब कुछ कार्य करेगा, नहीं, कह रहा है डायरेक्शन देगा मगर इसके अधीन रहते हुए, इस कानून के अधीन रहते हुए किसी को भी रिटर्न में डायरेक्शन दे सकता है। अब वो कोई भी पर्सन होता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी ऑफिसर को, किसी अथॉरिटी को, ऑफिसर अथॉरिटी समझ रहे हैं, उसके अलावा जो इसने लिख दिया किसी पर्सन, मतलब किसी को भी ये डायरेक्शन दे सकता है। क्या दे सकता है भाई, कुछ परफॉर्म करने के लिए कह सकता है कि भाई चलो अब तुमको ऐसे ऐसे करना है, तो वो सारे डायरेक्शन आपको मानने पड़ेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन कहां दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन नंबर 5 में डायरेक्शंस दे सकता है, किसी को भी डायरेक्शन दे सकता है, चाहे अथॉरिटी हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, किसी को भी।
तो ये चीज़ ऐसे याद रखिएगा आप लोग कि हाँ सेक्शन नंबर 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है, ऑफिसर का अपॉइंटमेंट की अगर बात आएगी तो आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 4। अथॉरिटी की अगर अपॉइंटमेंट की बात आएगी, गठन की बात आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी, तो उसको आप याद रखना है सेक्शन नंबर 3 में अथॉरिटी आ रही थी, सेक्शन नंबर 4 में ऑफिसर्स आ रहे थे, सेक्शन नंबर 5 में डायरेक्शन दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ऐसे याद रखना है आपको। इसी सेक्शन में सेक्शन नंबर 5 में थोड़ा डाउट को और क्लियर कर रहा है, कह रहा है कि भाई डायरेक्शन दे सकती है, तो कह रहा है क्या क्या डायरेक्शन दे सकती है ये भी बता दिया। क्या बता रहा है, कह रहा है कि अगर कोई इंडस्ट्री या कोई ऑपरेशन हो रहा है, भाई ऑपरेशन मतलब वो चीर फाड़ नहीं, कोई भी ऑपरेट किया जा रहा है काम जिससे पॉल्यूशन हो सकता है वो इसी इंडस्ट्री का हो सकता है कोई अन्य काम हो, इस इंडस्ट्री के अलावा कोई काम हो जिससे पॉल्यूशन फैलने की आशंका है। तो कोई इंडस्ट्री हो, कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस, कोई प्रक्रिया हो रही है किसी भी प्रकार की, तो इन सभी के लिए वो क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। क्या कि भाई इसको तुरंत रोको, बंद करो इसको तुरंत, या इसको प्रोहिबिट करवाए, कहेगा इसको प्रतिषेध करो, इसको एकदम हमें रखना ही नहीं है। अगर चल रही होगी तो क्लोज करवा देगा, पूरी तरह बंद करवा देगा, या होने ही नहीं देगा, प्रोहिबिट कर देगा, या उससे जुड़े कुछ रेगुलेशंस तय कर सकता है। ऐसे डायरेक्शन दे सकता है किसके लिए, रेगुलेशन कुछ बनाया जाए, कुछ विनियमन किया जाए इनका। तो ये सारी पावर, इससे जुड़े डायरेक्शंस कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी दे सकती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, उसको लग रहा है, तो वो ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि भाई इनकी बिजली काटो, इनको बिजली की सप्लाई नहीं जाएगी, इनको पानी नहीं जाएगा, और जो भी अन्य सप्लाई हो सकती है, जो भी अन्य सर्विस हो सकती है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक समझे उसको रोकने के लिए वो डायरेक्शन दे सकती है, या उससे जुड़े कुछ रेगुलेशन बनाने के लिए डायरेक्शन दे सकती है। तो याद रखिएगा ये इतनी चीजें इसमें आपको कहां दी जाएगी, सेक्शन नंबर 5 तक। अब 5 में अगर कोई परेशान है, गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिया, हो सकता है डायरेक्शन मनमाने तरीके से दिया गया हो, तो डायरेक्शन मनमाने तरीके से दिया गया होगा तो अगला नया सेक्शन याद रख लीजिए 5A, सेक्शन नंबर 5A। ये भाई संशोधन हो रहा है, संशोधन 2010 में हो रहा है, 2010 के संशोधन से ये सेक्शन जोड़ा है 5A। इसमें क्या बोला, अगर गवर्नमेंट यानी सेक्शन नंबर 5 में जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उससे कोई भी खुश नहीं है, एग्रीव्ड है, व्यथित है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कर सकता है इनके डायरेक्शन के अगेंस्ट। कहां पे अपील करोगे, NGT में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। तो इस ट्रिब्यूनल में जाके अपील करना है आपको। उसके बाद सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 कुछ नहीं कह रहा, रूल मेकिंग पावर है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना नहीं, बस एक नोटिफिकेशन जारी करना है, ऑफिशियल गैजेट में वो एक रूल पास कर सकता है। किस चीज के लिए रूल पास कर सकता है, जो भी चीजें आपने भी सेक्शन 3 में देखी थी, जो एक लिस्ट देखी थी, बहुत सारे मैटर देखे थे ना, कि स्टैंडर्ड तय करना मतलब मानक तय करना है, कोऑर्डिनेशन रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रोग्राम चलाने हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उससे जुड़े क्या नियम हो सकते हैं, या एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो सकता है सेफगार्ड, अगर हो ही गया तो रेमेडी क्या क्या मिलेगी। तो ये सारी चीज़, इनमें से कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हो गई, इंक्वायरी हो गई, सीज करना हो गया किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये सब चीज़ को लेके, इनमें से किसी भी चीज़ को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। और ये रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की कहाँ है, सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो अब भाई ये देखिए आपका मोटा मोटा क्या 3 से लेकर 6 तक का प्रोविजन सब हो गया था यार। 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, उसको जैसा ठीक लगे, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको वापस को संरक्षित करने के लिए, उसको संभालने के लिए, कोई गड़बड़ हो गई सुधारने के लिए, तो जो उसको ठीक लग रहा है वो कर सकती है। अब ठीक लगने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, वो मानक तय कर सकती है, सारी चीज़ बताई, और उसी 3 में बोला गया कि ये सारे काम के लिए अगर उसे लग रहा है कि भाई एक अथॉरिटी बना देनी चाहिए, तो एक अथॉरिटी को भी वो गठित कर सकती है। ठीक है, उसके बाद 4 में आते हैं। 4 में कहते हैं कि भाई एक वो चाहे तो ऑफिसर्स को भी, अधिकारियों को भी जितने ठीक समझे उतने जो है नियुक्त कर सकता है, और ये जो ऑफिसर्स होंगे ये अथॉरिटी के कंट्रोल में होंगे और अथॉरिटी के डायरेक्शन में काम करेंगे, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में होंगे और इसके डायरेक्शन पे काम करेंगे। तो ये तो 4 तक ऐसे ऐसे चल रहा है आपको, और इसी प्रकार सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी, याद रखिएगा। क्योंकि एक सीक्वेंस जब पढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस में आसान हो जाता है कि याद करने वाली चीज़ें।
इसके बाद मूव करते हैं अगले चैप्टर नंबर 3 पे। इसको भी जरा देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 जी। अब ये देखिए सेक्शन नंबर 7 है, कह रहा है चैप्टर 3 यहीं से स्टार्ट है, यहां से चालू होगा और 15F तक, यानी 7 से 15F ये चलेगा पूरा चैप्टर नंबर आपका 3। तो ये सेक्शन नंबर 7 है, कह रहा है सेक्शन नंबर 7 बस जो इंडस्ट्री है, जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये देखिएगा ये पूरा कानून आपको इंडस्ट्री बड़े बिल्डिंग और बड़ी लोगों को ज़्यादा कवर करे। क्यों? क्योंकि ये एक्ट आ ही तब रहा है जब कोई बड़ी घटना हुई है। 1884 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हो रही है उसके बाद ये कानून को लाया जा रहा है, और क्योंकि ये भी किसी कंपनी का काम था तो इनका टारगेट मेन हो गए बड़े लोग, कि ये तुमको हमें कंट्रोल करना है। एक आम आदमी क्या ही करेगा, पॉल्यूशन ज़्यादा एक घर जलाएगा, इससे थोड़ी पॉल्यूशन कर पाएगा, मगर तुम करोगे तो पूरा समाज गड़बड़ कर दोगे, पूरा देश बेकार कर सकते हो। तुम पे तो पहला कंट्रोल हमें चाहिए। तो देखिए सेक्शन नंबर 7 है, कह रहा है सेक्शन नंबर 7 कह रहा है कि इंडस्ट्रियों के ऊपर कंट्रोल है। काहे कंट्रोल है? कह रहा है अगर जो मानक तय कर दिए गए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स तय कर दिए गए हैं सरकार द्वारा कि आपको इतना ही एमिशन करना है पॉल्यूटेंट का, इससे ऊपर ना जाए, तो याद रखिएगा इस स्टैंडर्ड, इस मानक को आपको मानना है, उससे ज्यादा आपको पॉल्यूशन नहीं फैलाना है। तो सेक्शन नंबर 7 बस इतना ही है। अब आते हैं जरा सेक्शन नंबर 8 पे। ये क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 8 कह रहा है कि भाई अगर कहीं भी तुम लोग के पास, किसी व्यक्ति के पास अगर हजार्डस सब्सटेंस है, ठीक है, यानी परिसंकटमय पदार्थ है किसी के पास, तो याद रखिएगा आप उसको तभी अपने पास रख पाओगे, उसकी हैंडलिंग आप तभी कर पाओगे जिस प्रकार से कानून में बताया गया, और उस प्रोसीजर का अगर आप फॉलो कर रहोगे तो। मतलब अगर किसी कानून ने बोला है कि इस चीज को आपको रखना है तो इन सेफ्टी मेजर्स का यूज करना पड़ेगा, और आप इन सेफ्टी मेजर्स का यूज नहीं कर रहे, आप कह रहे हो मैं रखूंगा भी, तो आपको नहीं रखने देंगे। जो कानून ने जो प्रक्रिया बताई है हैंडल करने के लिए किसी भी चीज की, उसको रखते हुए ही आप ये काम कर पाएंगे, उसी के उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हम ये चीज रखने नहीं देंगे। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 9 पर। अब सेक्शन नंबर 9 बात कर रहा है इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन देने की। किसकी इंफॉर्मेशन? कह रहा है भाई देखो इंफॉर्मेशन ये डाला जा रहा है उस व्यक्ति के सर पर जिस व्यक्ति की वजह से कोई ना कोई ऐसी घटना हुई, दुर्घटना हुई, या कोई अप्रत्याशित, भाई सोचा नहीं सकता, देखा नहीं, समझा नहीं पाया, मगर कार्य तो हो गया, मगर कार्य हुआ तो उससे क्या हुआ? पॉल्यूशन फैला, एनवायरमेंट हार्म हुआ। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि भाई तुम इंफॉर्मेशन दोगे। किसको इंफॉर्मेशन दोगे? किसी भी अथॉरिटी को या एजेंसी को, जैसा लॉ कह रहा होगा कि भाई इस अथॉरिटी, इस एजेंसी को तुम्हें बताना है। अगर कोई इस एक्ट से जुड़ी कोई एजेंसी तैयार है, कोई अथॉरिटी तैयार है, तो उसको बता दो जाके, तुरंत बताना है कि हाँ भाई हमसे ये गड़बड़ हो गया है। अब भागोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी वहां पे कि तुमको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तुमको वहां सहायता करनी पड़ेगी। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको कम करो। अब पहली जिम्मेदारी तुम्हारी, और पहली जिम्मेदारी में सबसे पहला काम तुम्हारा यह है कि अगर उसको कर पा रहे हो कम, तो उसको जरा कम करने का प्रयास करो। नहीं कर पा रहे हो, तुरंत इंफॉर्मेशन दो। अब भागना नहीं है, तुम्हारी हेल्प वहां हमें चाहिए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन किसको देना है? अथॉरिटी को, एजेंसी को। सेक्शन नंबर 9 कह रहा है उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। उसके बाद जो भी अथॉरिटी और एजेंसी होंगी, अब वो क्या करेंगी? बैठी रहेंगी। मान लीजिए वो व्यक्ति तो नहीं संभाल पाया, तो ये तुरंत जो भी उपाय पॉसिबल हो सकता है उस उपाय के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास करेंगे। उसको जितना से ज्यादा कम से कम किया सकता है उसको कम करेंगे। अब ये सब करने में खर्चा भी लगेगा, तो कह रहे हैं लास्ट में खर्चा के लिए फिर उसी व्यक्ति को पकड़ेंगे जिसकी जिम्मेदारी थी यहां पे, जिसके कारण ये घटनाएं हुई। तो जो खर्चा हुआ इंटरेस्ट जोड़ लीजिए उसमें साथ में, उनसे फिर पैसा मांगिए। नहीं मांगेंगे तो उनसे रिकवरी उसी तरह की जाएगी जैसे किसी व्यक्ति से भू राजस्व की वसूली की जाती है। तो इतनी दिक्कत उनको होने वाली है। सेक्शन नंबर 9 क्या बोल दिया? डायरेक्शंस दे रहा है। डायरेक्शन किस मामले में दे रहा है? कह रहा है कि भैया आप डायरेक्शन, ये सेक्शन एक डायरेक्शन है, दे रहा है कि वो व्यक्ति जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ, तो उस व्यक्ति की अब जिम्मेदारी है कि इंफॉर्मेशन तुरंत दे उस गड़बड़ की। अब आगे नहीं, सहायता करनी है, क्योंकि तुमसे भी अभी हम पैसा भी वसूलेंगे, तो इसलिए ये चीज। अब इसके बाद जरा सेक्शन 10 देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 10।
ये क्या बात कर रहा है भाई? दो बात कर रहा है, प्रवेश निरीक्षण यानी एंट्री और इंस्पेक्शन। कहीं भी घुसेंगे एंट्री करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, सर्च करेंगे, सीजर करेंगे, सीज कर देंगे उस चीज को। तो ये सारी चीजें, तो ये जो फंक्शन है ये कौन करेगा? कह रहा है ये फंक्शन कोई भी कर सकता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे, कोई पर्सन, एनी पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर कर देगी वो ये काम कर सकता है। क्या क्या? जो एंट्री का काम है, इंस्पेक्शन का काम है, या इसके साथ में और भी कोई काम अगर दिया जाए तो एक तो ये समझ में आ गया कि हाँ भाई परफॉर्मेंस, इसमें कुछ परफॉर्म करेगा, कोई कार्य करेगा, तो कार्य वो फंक्शन क्या हो सकता है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी तुमको ये कार्य करना है, किस तरीके से करना है वो तरीका भी वो बताएगी, कोई ऑर्डर के माध्यम से, कोई नोटिस के माध्यम से, या अगर नहीं है तो बता देगी इसी एक्ट के माध्यम से, इसमें दिए गए रूल्स के माध्यम से। तो ऐसे करके इनके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना है। उसके बाद ये करना है, उसके बाद इस एक्ट में जो असली चीज बताई जा रही है एंट्री और इंस्पेक्शन, तो कह रहे भाई एग्जामिनेशन कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट का जो यूज हो रहा है किसी चीज में बनाने में, किसी प्लांट में जा सकते हैं, उस प्लांट का एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन किया सकता है। वहां पे कोई चीज, कोई रिकॉर्ड रखा होगा, कोई डेटा रखा होगा, कोई रजिस्टर रखा होगा, उसका एग्जामिनेशन, उसका टेस्ट किया सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्डिंग में घुस सकते हैं, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें एंट्री कर सकते हैं। और अगर वहां पे हमें कोई रिकॉर्ड, कोई डेटा कुछ भी दिख रहा है ऐसा कि हाँ इसको सीज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो एविडेंस में काम आएगा, क्योंकि इसी के कारण गड़बड़ हो रही, ये इस बात का एविडेंस बनेगा, ये इस बात की गवाही देगा कि हाँ ये चीज के कारण यहां पे ऐसा ऐसा हुआ है। तो क्योंकि पार्ट ऑफ एविडेंस हो सकता है इसलिए उसको सीज भी कर सकते हैं। तो ये बात पूरी कौन कर रहा है? सेक्शन नंबर 10 कर रहा है। अब सेक्शन नंबर 10 बस इतनी बात नहीं कर रहा है कि आपको इंस्पेक्ट करना है, ये तो बस एक पावर बता दिया कि आपको किसको काम करना है। बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोल देगा वही काम कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है, वो हो सकता है हमें बोल दे, तो वो किसी को भी बोल के काम करवा सकता है। क्या काम करवाना है उसे? कह रहा है कहीं भी निरीक्षण करवा सकता है, कोई एग्जामिनेशन, कोई सर्च करवा सकता है। तरीका क्या होगा? कोई कानून के माध्यम से वो करेगा, मतलब जैसा ही इस कानून में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग करे, या ऑर्डर में बता दे सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई नोटिस जो जिसके माध्यम से उसको भेज रहा है आगे तो उस नोटिस में बता दे, कोई रूल है तो उसके माध्यम से बता दे क्या है, कैसे वो कार्य करेगा, इन्हीं सब के माध्यम से करेगा, अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। बस इतना ही नहीं है, अगर कोई हजार्डस सब्सटेंस हैंडल करता है, कोई इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को कैरी कर रहा है, तो ये सारे लोग, अगर भाई आपके यहाँ सर्च इंस्पेक्शन ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उनको सहायता करेंगे, रोकेंगे टोकेंगे, भगाएंगे नहीं मार पीट के। और अगर भगा दिए, ऐसा कुछ किया, आपने असिस्टेंस नहीं दिया, उनको सहायता नहीं की, अगर वो आपके यहाँ आ रहे हैं सर्च करने, कोई जांच करने, और आप करें नहीं 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 आप लोग जाइए यहाँ से हटिए, हम आपको यहाँ पे कोई भी सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 14B आपके लिए बैठा हुआ है एकदम, आपको पेनल्टी लगाने के लिए। तो सेक्शन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अगर भाई असिस्ट नहीं किया, उनकी सहायता नहीं की ये सब काम करने में, तो तुमको, तुम्हारे ऊपर क्या 14B की पेनल्टी भी लग सकती है। उसके बाद अगर वो आ रहे समय पे पता चला तुम रास्ते में कुछ अड़चन पैदा कर दो, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, उनको डिले करवा दो, तो ये डिले करने के लिए भी इसी सेक्शन में 14B में पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या बोल रहा है 10? कह रहा है 10 कि अगर सर्च और सीजर करना है, जो सर्च होगा, कोई भी सीज किया जाएगा सामान, वो कैसे किया जाएगा? कह रहे वही पुराना सीआरपीसी उसका सेक्शन नंबर 94 के अकॉर्डिंग, और आज के टाइम बीएनएसएस तो उसके सेक्शन नंबर 97 के अकॉर्डिंग। मतलब हमारा जो क्रिमिनल लॉ में बताया गया है सर्च एंड सीजर, सेम उसी प्रकार से यहां भी सर्च किया जाएगा और सीज किया जाएगा। ये बात पूरी सेक्शन नंबर 10 बोल गया। तो सेक्शन नंबर 10 में कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना सर्च, सीज और एग्जामिनेशन, टेस्ट, इंस्पेक्शन, एंट्री, बस यही सब याद रखो। कोई किसी को रोक नहीं सकता, रोकोगे तो 14B याद रखना कि 14B में उसके लिए पेनल्टी रखी है। अभी हम लोग 14B देखेंगे क्या पेनल्टी है और इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस वही जो सीआरपीसी में यूज होता था, सीआरपीसी आज के टाइम बीएनएसएस हो गया है, बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 97 का प्रावधान हो गया है। तो सेक्शन नंबर 97 बताता है सर्च एंड सीजर, तो उसी के तरह ही यहां भी आप सर्च एंड सीजर करोगे उन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल करके। उसके बाद सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 सीधा सीधा बस सैंपल लेने की बात कर रहा है। कह रहा है सैंपल ले सकते हैं।
ऐसे ही एक एक वर्ड में आपको पूरा याद रखना है। पूरी कहानी तो मैं समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में कहानी बची रहे, कुछ तो बचा रहेगा आखिरी में। तो कहानियाँ कहानियाँ जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट जागता है, सुनने का कहानी सबको शौक होता है, तो कहानी से आपके दिमाग थोड़ा सा जाग जाता है, इसलिए कहानी सुनाई जाती है। वरना ये तो फैक्ट है, बस तथ्य आप तो रटिए बैठ के, रट ही नहीं पाओगे पूरा। तो सेक्शन नंबर 10 बस प्रवेश निरीक्षण, ये वर्ड याद कर लीजिए। सेक्शन नंबर 11 नमूने यानी सैंपल, सैंपल लेने की शक्ति की बात कर रहा है। कौन सैंपल लेने की शक्ति किसके पास है? कह रहे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई ऑफिसर अगर है तो, जिसको ये पावर इंपावर कर देंगे कि हाँ जाओ तुम सैंपल लो, तो वो जाके सैंपल ले सकता है। कहाँ सैंपल ले सकते हो भाई? कह रहा कोई भी प्लेस, फैक्ट्री, प्रेमाइसिस, कोई भी जगह है वहां घुस जाओ और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ का सैंपल जरा चेक कर लें, एक सैंपल ले लें, जरा यहाँ का एरिया नाप ले, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ का आप एयर का, वाटर का, लैंड का, किसी प्रकार का आप सैंपल ले सकते हैं, सॉइल का, तो उसको जाके आप चेक करिए। कोई भी सब्सटेंस भी उठा सकते हैं कि हाँ भाई लाओ जरा सैंपल इसका चेक करें, तो सैंपल आप ले सकते हैं। ये आपको कौन कह रहा है? सेक्शन नंबर 11। किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए किसी अधिकारी को भी कह सकता है, उसको इंपावर कर सकता है। अब कहा जा रहा है जो आप सैंपल लेके आओगे उसका जो आप रिजल्ट दोगे, रिपोर्ट दोगे, वो रिपोर्ट एविडेंस के रूप में यूज नहीं होगी अगर आपने गलत तरीके से सैंपल लिया तो कह रहा सही तरीके से लेना सैंपल। सही तरीका क्या है? कह रहा पहले नोटिस दे देना भाई, जिसके यहां से उठाओगे, जो ऑक्यूपायर होगा वहां का, कोई पर्सन इंचार्ज होगा, तो उसको जरा नोटिस दे देना कि भाई हमें आपके यहाँ का सैंपल चाहिए, ठीक है। और सैंपल उस व्यक्ति के प्रेजेंस में ही लेंगे, और लेंगे तो उसको बराबर से आप एक कंटेनर में रखेंगे, मार्क करेंगे, सील करेंगे, और दोनों लोग, आप और जिसके जो भाई वहां पे ऑक्यूपायर या पर्सन इंचार्ज है उसका साइन, दोनों लोग आप उस पर साइन करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि नोटिस गई, अब नोटिस गई, वो ऑक्यूपायर करे हम आएंगे ही नहीं, वो पर्सन इंचार्ज कह रहा हम नहीं आएंगे, वो विलफुली एब्सेंट, गोला मार दिया, कहा नहीं आऊंगा मैं, आप लोग ही मत आइए। तो आप मत आइए ऑक्यूपायर साहब, मगर ये तो सरकार का काम है, वो आएगी करेगी अपना, तो वो आएंगे, सैंपल लेंगे, बिना उनके साइन के चले जाएंगे, कहें भाई आप नहीं आए तो हमें करें, हमने तो आपको नोटिस दिया था। अब मान लीजिए कि आके खड़े हैं मगर इतने नाराज हो गए सैंपल लेने से, क्यों कह रहे नहीं जाइए आप, हम साइन नहीं करेंगे, तो जब वो यहाँ पे डायरेक्टली साइन करने से मना कर रहे हैं तो वहां पे भी कोई रुकेगा थोड़ी, आपका इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि आप घर के तो है नहीं कि आपको मनाए हम। तो सरकार लेगी सैंपल, लेके चल देगी, और कहाँ लेके जाएगी? घूमेगी? कह रहे नहीं, लेके तुरंत लैब में पहुंचवा देगी। कौन सी लैब? ये वही लैब है जो अगले सेक्शन 12 में इस्टेब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है। और ये 12 में लैब बना कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करती है या रिकॉग्नाइज करती है, कोई पहले से चली है इसको रिकॉग्नाइज कर देगी, या नई गठित कर देगी, स्टैब्लिश कर देगी। सेक्शन नंबर 11 क्या हो गया? नमूने लेने, सैंपल लेने की बात कर रहा है। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 सेम वही लेबोरेटरीज की बात कर रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लैब याद रखिएगा। लैब कहाँ पे है? सेक्शन नंबर 12 में। कौन कॉन्स्टिट्यूट, कौन इसको स्टैब्लिश कर रहा है, कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, इसी को स्टैब्लिश करती है, ठीक है। अब यहाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस लैब को यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, वहाँ पे कोई व्यक्ति होगा ना जो एनालिसिस करेगा, क्योंकि आप जो सैंपल उठा रहे किस लिए उठा रहे हो? एनालाइज करने के लिए तो उठा रहे हो, कि उसको एनालाइज किया जाए, कहीं उससे ऐसा तो नहीं कि वो लोगों के लिए हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है वो, तो इसको एनालिसिस ही तो करना है जो सैंपल ले जा रहे हो। तो सैंपल कहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा? लैब में किया जाएगा। इस लैब में करे कौन? कह रहा है गवर्नमेंट एनालिस्ट ही करेंगे इसको चेक, वो रिपोर्ट तैयार करेगा। तो इस गवर्नमेंट एनालिस्ट को क्या कहा जा रहा है? इस गवर्नमेंट एनालिस्ट को सरकारी विश्लेषक कह रहे हैं। इसे कौन उठा के ला रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जब इसका पूरा घर द्वार सब तैयार कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है। कि कैसे चुनेंगे गवर्नमेंट एनालिस्ट? तो कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो 12 हो गया, 13 हो गया। 12 में लैब हो गई, प्रयोगशाला, और इसमें उस प्रयोगशाला में बैठने वाला व्यक्ति यानी विश्लेषक हो गया, ठीक। अब जो रिपोर्ट आएगी विश्लेषक की, तो कह रहे हैं जो रिपोर्ट आएगी 14 में, वो कह रहे हैं कि वो पार्ट ऑफ एविडेंस होगा, पार्ट ऑफ एविडेंस होगा, क्योंकि आपने सही तरीके से उसको लाया, अब उसने रिपोर्ट दी, तो ये रिपोर्ट क्या? एज एन एविडेंस यूज होगी। 14 बस इतना कह रहा है। अब 14A से लेके 15B तक सेक्शन आपको पेनल्टीज वाले दिख जाएंगे,
कि पेनल्टी यहाँ लग रही है। तो पेनल्टी क्या क्या है? सबसे पहला 14A, 14 क्या कह रहा है? 14A कह रहा है भाई धारा 7 और धारा 8 का उल्लंघन किया तो कुछ पेनल्टी लगेगी। कह रहे क्या लगेगी पेनल्टी? चलिए इसको जरा समझते हैं बारी बारी। 14A ये कह रहा है अगर तुमने धारा 7 और धारा 8 का उल्लंघन किया तो लगेगी पेनल्टी। क्या पेनल्टी है? कह रहे मिनिमम 1 लाख, जो बढ़ के 15 लाख तक हो सकती है। ठीक है। और अगर आप इस हरकत को कंटिन्यू रखते हैं, इसके बाद आपको पेनल्टी लगाई जा रही है तो भी आप कंटिन्यू रख रहे हैं, तो अब आपके ऊपर अब 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी जुड़ती जाएगी। आपको रोका गया मगर उसके बाद भी आप रुके नहीं, तो जितने दिन तक आप कंटिन्यू रहे, मान लीजिए 3 दिन तक आप एक्स्ट्रा रहे तो हो गया 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो दिन का 50,000 रुपए जुड़ता चला जाएगा अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 14B ये क्या कह रहा है? कह रहा है अगर आपने सेक्शन नंबर 9, 10 और 11 का उल्लंघन किया, सेक्शन नंबर 9, 10 और 11 का उल्लंघन किया तो पेनल्टी कितनी जा रही है? मिनिमम 10,000, जो बढ़ के कितनी हो सकती है? 5 लाख। तो ये तो हो गई पेनल्टी। मगर आप कंटिन्यू रहते हैं, जो आपने ये अपराध किया यहाँ पे, जो आपने नहीं सुना, जो वायलेशन किया सेक्शन नंबर 9, 10, 11 का, आप तो भी नहीं रोक रहे हैं, कंटिन्यू बने हुए हैं, तो कंटिन्यू बने रहेंगे जब तक, तब तक 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये जुड़ता चला जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 14B भी हो गया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 कह रहा है कि क्या भाई आपने क्या कर दिया, कोई ये जो एक्ट है पूरा, इसके प्रावधानों को जो है सही तरीके से आपने लागू नहीं किया, मतलब आप इनको पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। कोई रूल है इसमें इसके लिए तो उस रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई आदेश आपको दिया गया है तो उस आदेश को आप नहीं मान रहे, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो भैया आप जब तक ऐसा करते रहोगे, आप समझ तो रहे नहीं हो, तो कह रहा है आपके सभी एक एक कॉन्ट्रावेंशन पे, हर एक प्रत्येक उल्लंघन की पेनल्टी होगी, जो कि ईच कॉन्ट्रावेंशन, एक प्रत्येक उल्लंघन पे आपका 10,000 रुपए होने वाला है मिनिमम, जो कि बढ़ के कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपए। और अगर ये बने रहते हैं, आप कंटिन्यू बने रहते हैं, तो आपका एक दिन का 10,000 रुपए फिर आपको लगेगा। तो सेक्शन 15 क्या बोला? सेक्शन 15 बोला कि भैया अगर आपने एक्ट, रूल, ऑर्डर नहीं पालन किया, और साथ में एक चीज़ और मैंने इसमें नहीं बताया कि इसकी पेनल्टी आपको न दी गई हो, कहीं लिखी ना हो कि आपने ऐसा किया तो इसकी एक पेनल्टी इतनी होगी। मान लीजिए कोई ऐसा उल्लंघन किया कि उसकी पेनल्टी मेंशन ही नहीं थी कहीं एक्ट में, तो उसकी पेनल्टी ना दी जाए क्या? कहने दी जाएगी। उसकी पेनल्टी जब नहीं लिखी है तो ऐसे सभी अपराधों के लिए आप पेनल्टी मान के चलिएगा 10,000 रुपये तो मिनिमम होनी ही होनी है, जो बढ़ के 15 लाख हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो कंटिन्यू में 10,000 रुपये प्रतिदिन लगेगा ही लगेगा। तो ये था धारा 15। तो ये बात समझ में आ गई सेक्शन नंबर 15। अब सेक्शन नंबर 15A क्या बोल रहा है? 15A कंपनीज को पकड़ रहा है भाई। अगर कंपनीज ने उल्लंघन किया प्रावधानों का तो मिनिमम उनकी कितनी होने वाली पेनल्टी? मिनिमम 1 लाख, अप टू बढ़ के 15 लाख तक जाएगी। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं इस उल्लंघन में, कंपनी अगर वो लगातार उल्लंघन करती जा रही है, तो पर डे के हिसाब से फिर 1 लाख रुपए। अब हम लोग 15B पर आते हैं। 15B को देख लें भाई क्या बोल रहा है 15B। 15B बोल रहा है सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति। अब पेनल्टी किसके लिए? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा अगर कोई गड़बड़ कर दी गई। अब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसा हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो उस डिपार्टमेंट में अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ कर दिया, उस डिपार्टमेंट के द्वारा कोई गड़बड़ हो गई, तो किसे पकड़ेंगे? तो डिपार्टमेंट अगर गड़बड़ कर रहा है तो भाई वहां के एचओडी को पकड़ो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पकड़ो। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की यहाँ जिम्मेदारी होती है पूरे डिपार्टमेंट को चलाने की। उसने गड़बड़ की तो उसके 1 महीने की सैलरी ले ली जाएगी पेनल्टी के रूप में। ठीक है। अगर कोई, क्या इस बात का अपवाद भी है?
भाई अगर वो ये कह दे कि मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, मैंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया, मैंने, वो एचओडी कह दे कि मैंने तो कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया और बल्कि मैं तो सही से काम कर रहा था, मेरे बिना नॉलेज के उस व्यक्ति ने गलत तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ था ही नहीं, हम तो खुद इस चीज़ के खिलाफ थे, तो वो दिखा दे कि हम तो सही तरीके से काम करते थे इस चीज़ को लेके, तो तब वो बच जाएगा। सेम यही चीज़ अगर एचओडी के अलावा अगर कोई और ऑफिसर है, तो अगर और ऑफिसर द्वारा अगर कोई गड़बड़ की जाएगी, उल्लंघन किया जाएगा, तो उसकी 1 महीने की सैलरी ले ली जाएगी, पर उसके ऊपर भी यह पौध काम करेगा अगर वो बोल दे कि हाँ ये सब काम मैंने नहीं किया है, मैं तो सही तरीके से काम कर रहा था, मेरे कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं पॉल्यूशन फैलाऊं, तो उसको भी भाई छोड़ा जा सकता है, उसकी 1 महीने की सैलरी नहीं ली जा सकती। ऐसा जरूरी नहीं कि वो ली ही जाए, मैंडेटरी नहीं है, उसको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, उसको एक अपवाद दिया जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा 15B। 15B क्या था? सरकारी विभाग को टारगेट कर रहा है, याद रखिएगा। सरकारी विभाग में सबसे मेन कौन है? इस विभाग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। और मान लो कि इनकेस अगर कोई अदर ऑफिसर फंसता है एचओडी के अलावा, तो उसकी भी 1 महीने की सैलरी जाती है, एचओडी की भी 1 महीने की सैलरी जाती है, दोनों में चीज़ें सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे भाई एचओडी साहब चले गए। अब अगला सेक्शन 15C यानी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग का मतलब हो गया न्याय निर्णायक अधिकारी। न्याय निर्णायक अधिकारी कौन है भाई? ये अधिकारी हैं। ये क्या करेंगे? जितनी भी अभी हम लोगों ने पेनल्टी देख रहे हैं पीछे, ये भी देख के आ रहे हैं हम लोग, ये बी तक यहाँ पे जितनी पेनल्टी लग रही है, लगाएगा कौन? यही अधिकारी लगाएगा। इसी के पास पावर है कि ये एडजुडिकेट कर सकता है, मतलब सुनवाई करके इंक्वायरी कर सकता है इस मैटर में, और डिसीजन के रूप में पेनल्टी लगा सकता है। यहां पे बदले में इन्हें करना है कि इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। बार बार हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को उठा के ये बना सकती है, मगर किसी व्यक्ति कौन? एक रैंक निर्धारित की गई है कि रैंक इससे नीचे नहीं होगी। किससे नीचे? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यक्ति को उठा के ला रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यक्ति की बात है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ऑफिसर आएगा वो जॉइंट सेक्रेटरी के पद से नीचे का ना हो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो स्टेट के सेक्रेटरी से नीचे ना हो ये पद। तो ये यही लोग उठ के आएंगे और जो पेनल्टी है वो इम्पोज करेंगे, और कोई नहीं करेगा। तो जिसके भी ऊपर इम्पोज करेंगे उसको सुनवाई का मौका देंगे। ये बदले में उनको बुला सकते हैं इन पर्सन, और फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के बारे में लगता है कि इस व्यक्ति को पता है इसको, तो उसको बुलवा लेंगे। और कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, कुछ भी इनको मंगाना हो, कोई डॉक्यूमेंट मंगाना हो तो ये मंगवा सकते हैं अपने सामने। उस पर्सन को बोल सकते हैं कि लेके आओ हमारे सामने, और वो व्यक्ति बाउंड होगा। उसके बाद सुनवाई के बाद अगर उन्हें लगता है कि भाई 14A से लेके 15B तक के किसी प्रावधान में उसको सजा दी जा सकती है, मतलब पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो इम्पोज कर देगा उसको, मगर सुनने का मौका देगा कि भाई आप तुम भी अपनी बात रख लो। मगर पेनल्टी जब वो तय करेगा तो उस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखेगा कि भाई उसकी गड़बड़ से कितने पॉपुलेशन को असर पड़ा। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रावेंशन था लॉ का, जो इसने जो है नहीं माना, ये कितने समय तक के लिए था, ये कितना ज़्यादा खतरनाक था समाज के लिए, लोगों के लिए, इससे कितना डैमेज हुआ सोसाइटी को, या इसने कितना जो है गलत तरीके से गेन कमाया, प्रॉफिट कमाया, या कुछ अदर फैक्टर, जैसा भी वो ठीक समझे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही वो कोई पेनल्टी इंपोज करेंगे। भले बस इस तरह नहीं इंपोज कर देंगे क्योंकि लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा भी है, तो उसके बाद भी आपको दिमाग लगाना है, समझना है कि कितना किया जाए इनके लिए पेनल्टी। तो ये सब चीज़ देखेंगे फैक्टर कि कितनी पॉपुलेशन इम्पैक्ट हो रही है, कितना उससे इन्होंने गेन कमाया, वो कितने समय तक लॉ का उल्लंघन होता रहा वहाँ पे, और कितने लोग प्रभावित हुए। ये सारी चीज़ें आप फैक्टर को आप देख के तभी आप वो सज़ा यानी पेनल्टी आप इम्पोज करेंगे। दूसरी चीज़, जो भी पेनल्टी लगाई जाएगी, जैसे जो भी पेनल्टी इम्पोज की जा रही है, तो साथ में कभी कभी याद रखिएगा व्यक्ति के रिलीफ के लिए। भाई मान लीजिए ये है विक्टिम और ये है एक्यूज्ड, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ, ये पीड़ित हुआ, तो ये इसे क्या करेगा? कंपनसेशन देगा, क्षतिपूर्ति देगा, कुछ तो पैसा रुपये इससे इनको दिलवाया जाएगा। जो भी कंपनसेशन की अमाउंट इनसे लेके इनको दिया जाएगा, ये इस पेनल्टी के एडिशन में होगा, मतलब जुड़ के मिलेगा अलग से। ये नहीं कि पेनल्टी में पहले से इंक्लूड रहेगा। पता चला पेनल्टी लगी 1 लाख की, और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ये भी बोल दिया कि तुम कंपनसेशन भी दो
ए को 20,000, तो ये 20,000 1 लाख से अलग अमाउंट होगा, उसी में नहीं होगा। उसके बाद भाई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से कोई खुश नहीं है तो उसको अपील भी करने का मन होगा, तो जिसको अगर अपील करना है तो वो आ जाए फिर 15D में। अब अपील ये कहाँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके आप कर दीजिए। कितने दिन के भीतर, जिस दिन आपको ऑर्डर की कॉपी रिसीव हो जाएगी एग्रीव्ड को, उसके 60 दिन के भीतर भीतर, तो 60 दिन के भीतर भीतर आप ये कर दीजिएगा। दूसरी चीज, अगर मामला इनके ऑर्डर का है, किसी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर का है, तो कहा जाएगा जो भी पेनल्टी का अमाउंट है उसका 10% पहले आप जमा करिए, तब हम आपकी सुनवाई करेंगे अपील में। तो ये भी होगा, आपको 10% पहले देना पड़ेगा। अब बाद में फाइनली जजमेंट आता है कि भाई अब आप सही थे, तो आपका सारा पैसा मिल जाएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं। अब इसके बाद अगला सेक्शन 15E। 15E भी बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है जो भी ये पेनल्टी का पैसा आ रहा है कहाँ जाएगा, ये जो पेनल्टी की रकम ले रहे हैं ऊपर से एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लगा रहे हैं पेनल्टी, तो ये पैसा तो आएगा ना, तो पैसा कहाँ जाएगा, तो कह रहा है कि पैसा जाएगा भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में, यानी पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा कर दिया जाएगा। कह रहे ये पर्यावरण संरक्षण निधि कौन सी निधि है, कह रहे ये वही निधि है जो अभी सेक्शन 16 में इसको बनाया जाएगा, तो ये सेक्शन 16 में भी हमको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, F पर आते हैं। 15F क्या कह रहा है, देखिए बड़ा है सेक्शन मगर काम की बात बस एक ही दो है, तो उसी बात को हम पढ़ेंगे, फालतू की चीज जो अननेसेसरी है उसको हम थोड़ा सा बचेंगे। तो ये देखिए 15F कह रहा है कि भाई आपको करनी थी पेनल्टी जमा, या तो पेनल्टी कोई या तो एडिशनल पेनल्टी कोई आपको जमा करनी थी। अब आपने वो जमा नहीं की, तो इसका मतलब कुछ तो टाइम पीरियड होता होगा जिसके भीतर आपको जमा करना है। कह रहे वो टाइम पीरियड है 90 दिन का, आपको 90 दिन में काम कर लेना है, और 90 दिन के भीतर भीतर अगर आपने जमा नहीं की पेनल्टी, तो अब होगी इस न जमा करने के लिए आपको 3 साल की जेल हो सकती है। कितनी, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष की जेल हो सकती है, या फाइन जो होगा वो डबल हो सकता है, या फाइन की रकम आपसे ली जाए सिर्फ और डबल कर दी जाएगी, या दोनों, आपको जेल भी दिया जाए और फाइन का डबल भी कर दिया जाए। तो किसी भी प्रकार से फिर उस आपके ऊपर जो है लग सकती है सजा। उसके बाद ये पोर्शन खत्म, 15F तक हो गया। अब नया चैप्टर 3 का, ठीक है, यानी 3A। अब ये 16, 16A, 16B इतना ही है, तीन सेक्शन हम यहाँ देखेंगे। तो 16 कह रहा है, सबसे पहले जरा 16 देख लें। 16 ही बात कर रहा था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। तुमसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, पर्यावरण संरक्षण निधि कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो डायरेक्ट आएगा तो उसका आंसर तो सीधा होना चाहिए 16 में है, 16 में बन रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है। कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफाई करके एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठा सकती है कि भाई वो उसी के लिए काम करेगा, पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा इस फंड का, ठीक है। अब ये फंड है क्या, क्यों है भाई, ये फंड में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो फंड के पैसे से हम पॉल्यूशन को दूर करेंगे, हमको जहां जरूरत होगी हम वहां इन्वेस्ट करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो लोगों को अवेयरनेस में, प्रमोशन में और एजुकेशन में, रिसर्च में, और भी जो खर्चे हो सकते हैं, मान लो कोई इससे प्रभावित है उसको पैसा देना है, तो किसी भी प्रकार से हम इस खर्चे को उठा उठा के वहां लोगों को देंगे, या इसकी बेहतरी के लिए कार्य करेंगे अपने इन्वायरमेंट के लिए, या इस लॉ को सही तरीके से लागू करवाने में, पालन करवाने में जो भी जरूरत होगी यहां से निकाले काम करेंगे। तो ये चीजें हैं। अब यहां पे 16 में क्या बोला कि 16 ही है भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। बना कौन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देती है इसमें कि भैया आप इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। अब यही 16 बोल रहा है कि जो भी फंड में पैसा आ रहा है तो उसका 75% हिस्सा स्टेट और यूटीज के पास जाएगा। अगर स्टेट है तो अगर स्टेट से आ रहा है पैसा, क्योंकि भाई किसी न किसी तो राज्य से ही आ रही होगी पेनल्टी, तो अगर किसी राज्य से आ रही तो उस स्टेट को वहां का 75% उस हिस्से का दिया जाएगा। अगर किसी यूनियन टेरिटरी से आ रही है तो उस यूनियन टेरिटरी को उसका हिस्सा मिल जाएगा, यानी 75% मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई सेक्शन नंबर 16 की। अब 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है कि अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ फंड्स
निधि के लेखा और उसकी संपरीक्षा। तो भाई सबसे पहली चीज कि जो भी अकाउंट होगा, अकाउंट एक सेपरेट होगा, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी। यानी जो अकाउंट तैयार हो रहा है उसको मेंटेन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही प्रिपेयर करेंगे एनुअल स्टेटमेंट, मतलब सालाना उसका जब स्टेटमेंट तैयार होगा तो वो जो प्रारूप आप तैयार करेंगे वो कैग CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की परामर्श से करेंगे। ऐसे नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही किसी आदमी को बैठा लिए काम करवा ली, नहीं, यहाँ पे CAG यानी कैग का इन्वॉल्वमेंट होगा, तब एनुअल स्टेटमेंट तैयार होगा। ठीक है। अब बात हो गई कि अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, अकाउंट में जो फंड पड़ा है उसको ऑडिट कौन करे? तो कह रहे हैं वो ऑडिट होगा कैग द्वारा, वो कैग द्वारा CAG कैग द्वारा ऑडिट किया जाएगा। और जैसे ही ऑडिट हो जाएगा उसके बाद उठा के वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है। तो वो पूरा एनुअल रिकॉर्ड किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो ऊपर जो मेंटेन हो रहा था अकाउंट, और उसका जो प्रोटेक्शन फंड का जो प्रिपेयर हो रहा था, जो पूरा स्टेटमेंट अकाउंट का, तो वो कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। मगर बना कैसे रही है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के परामर्श से बना रही है, ये बात याद रखना। उसके बाद 16B एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कौन प्रिपेयर कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसे कौन प्रिपेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के इसे भेजेगी पार्लियामेंट, मगर पार्लियामेंट में गई तो साथ में याद रखिएगा इसके पहले वाले सेक्शन में जो वहां पे ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो रही थी, ये जो कैग तैयार करा था ऑडिट रिपोर्ट, तो इसको भी साथ में भेजेगा, ऑडिट रिपोर्ट को भी साथ में पार्लियामेंट में पेश करेगा अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ। तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 को भाई हटा दिया गया है, ये देखिए स्टार लगा हुआ है, इसको खत्म कर दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे वाले पोर्शन पे। लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 से पूरा 26 तक यही कवर है और छोटी छोटी बातें हैं बस। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 ये कह रहा है, सेक्शन नंबर 18 सरकारी आदमियों को बचाएगा भाई, बस सीधी बात। कह रहा है कि गवर्नमेंट के कोई भी आदमी है जो काम कर रहे हैं, चाहे सरकार हो, चाहे उनके एम्प्लॉय हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, वो अगर गुड फेथ में काम कर रहा था इस कानून को लेके, तो भैया उनके अगेंस्ट ना तो कोई प्रोसिक्यूशन चलेगा, कोई मामला मुकदमा कुछ नहीं बनेगा, ना तो कोई लीगल कार्रवाई चलेगी। यही बात बोल रहा है सेक्शन नंबर 18। रखना, अगर सरकारी आदमियों को बचा रहा है कोई तो सेक्शन नंबर 18 बचा रहा है। वो कुछ भी गड़बड़ कर देंगे, कह देंगे हम तो गुड फेथ में काम कर रहे थे, हमारी नीयत अच्छी थी, तो सद्भावपूर्वक कार्य करने से वो बच जाएंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 कह रहा है, संज्ञान लेने की बात कह रहा है कि भाई कोई भी अपराध हो रहा है, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ हो रही है, तो कह रहे किसी भी कंप्लेंट पे आप संज्ञान नहीं ले ले, कोई भी कोर्ट कह रहे कंप्लेंट पर संज्ञान किसे किसके लिया जाएगा, वो सेक्शन नंबर 19 बताएगा। संज्ञान मतलब कोर्ट अब उस मामले को अपने जानकारी में ले लेगी, अब उस पर एक्शन लेगी। फिर उसके बाद तो संज्ञान कब लेगी? संज्ञान कह रही तभी लेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटी या इस गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऑफिसर को ऑथराइज किया गया हो कंप्लेन करने के लिए उस कोर्ट में, तो जब ये लोग कंप्लेन करेंगे तभी जो है कोर्ट संज्ञान लेगी। दूसरा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अगर ये कंप्लेन करता है तो भी संज्ञान लेगी कोर्ट, अदरवाइज नहीं लेगी। या कोई व्यक्ति है आम आदमी, उसने सरकार को 60 दिन का मिनिमम नोटिस दे रखा हो, और वहां पे कोई नोटिस देने का मतलब सीधा सा ये था इन्होंने सरकार को कंप्लेन की होगी इस मैटर से जुड़ी, तो गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को, किसी को इन्होंने कंप्लेन की होगी इस व्यक्ति ने, और 60 दिन बीत चुके हैं, कोई मामला सुनवाई कुछ नहीं हो रही है, अब ये परेशान हो चुका है, तो अब ये करे क्या? अब ये चीज दिखाते हुए वहां जा सकता है कि भाई उस कोर्ट में कि देखिए मेरी बात सुनी नहीं गई, 60 दिन हो गया, पूरा टाइम भी बीत गया, इसलिए मैं तो ऐसे व्यक्ति की कंप्लेंट भी सुनी जा सकती है, इनकी कंप्लेंट पे जो एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद 20 सेक्शन नंबर 20 है, कह रहा है, ये बात कर रहा है भाई जानकारी, रिपोर्ट और विवरण देने की, रिटर्न्स। अब ये किसी को भी, ये कौन कर रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है काम। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? किसी भी ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को क्या कर सकता है? रिपोर्ट के लिए कह सकता है, ठीक है, कि आपको ये फंक्शन है, आप इसमें जरा रिपोर्ट, रिटर्न, स्टैटिस्टिक, अकाउंट, किसी चीज़ से जुड़ा काम दे सकता है, और वो जिनको काम दिया है वो बाउंड होंगे करने के लिए वहाँ पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, ऐसा करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 20 आपको इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट और रिटर्न बनाने के लिए कोई काम सौंप सकती है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आपको सुननी पड़ेगी, आप उसकी बात काट के अलग नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 कह रहा है, सेक्शन नंबर 21 कह रहा है कि भाई जो धारा 3 में गठित प्राधिकरण, ठीक है, जो धारा 3 याद करिए, वहां पे जो मेंबर ऑफिसर जो भी एम्प्लॉय थे उस मतलब उस अथॉरिटी के अंदर जितने भी कार्य करने वाले लोग होंगे वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, वो पब्लिक सर्वेंट आईपीसी के हिसाब से माने जाएंगे, सेक्शन नंबर 21। और आज के टाइम में तो बीएनएस है वो, तो बीएनएस में सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज 28 हो जाता है, तो यहां पे वो लोग माने जाएंगे। तो सीधा सीधा 21 कह रहा है, 21 कह रहा है कि जो भी लोग गठित हैं, एक अथॉरिटी गठित थी, अथॉरिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं कार्य करने वाले उस अथॉरिटी में, तो कह रहे हैं जो भी लोग कार्य करेंगे वो सभी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। बस इतनी बात कर रहा है सेक्शन नंबर 21। उसके बाद सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22 बार लगा रहा है, किसके ऊपर बार लगा रहा है, मतलब रोक लगा रहा है, सिविल कोर्ट। कह रहा सिविल कोर्ट जो होंगी उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगा सुनवाई करने का। इस कानून में अगर कोई भी डायरेक्शन दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटीज द्वारा, कोई ऑफिसर द्वारा कुछ भी किया जा रहा है या डायरेक्शन दिया जा रहा है, इनमें से किसी भी मैटर की सुनवाई, कोई भी सूट आपके सामने नहीं फाइल हो सकती, आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है। किसके पास? सिविल कोर्ट के पास। तो यही बस बात बोल रहा है सेक्शन नंबर 22। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 23 पे। यहाँ पे अगला सेक्शन जो क्या कह रहा है, 23 कह रहा है कि भाई पावर को डेलीगेट कर सकता है, कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपनी पावर, मतलब जो जो इसके पास पावर थे, फंक्शन थे, कार्य थे, वो उनको उठा के सौंप सकता है किसी दूसरे को कि भाई ये पावर, इस काम को तुम कर लो। ठीक है, जैसे तुम्हें कुछ करना था, मान लो इनको एक काम करना था, अभी इनके पास समय नहीं दूसरे काम में, जी तो उठा के बोल दिए अपने किसी ऑफिसर को, किसी अथॉरिटी को बोल दिए, ये स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिए मान लो। तो ये अब जैसे इसको पावर देंगे तो यही होता है डेलीगेशन, पावर को डेलीगेट कर देना दूसरे को। ठीक है, पावर को डेलीगेट कर दिया, दूसरे को दे दिया। मगर यहाँ पे बोल रहा है कि सारी पावर नहीं दे सकते, कुछ पावर पे रोक है कि भाई जो आप सेक्शन 3 के क्लॉज 3 में आप जो अथॉरिटी को जो अपॉइंट कर रहे थे, अथॉरिटी गठित कर रहे थे, वो अथॉरिटी गठित करने की शक्ति आप किसी और को नहीं दे सकते। ठीक है, फिर जो सेक्शन 25 है वहाँ पे जो रूल मेकिंग पावर है, वो भी काम आप किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते। तो ये दो बातें छोड़ के आप किसी भी कार्य को करवा लीजिए किसी दूसरे से। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 कह रहा है, ये ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कि भाई अगर ये वाला एक्ट जो हमारा कानून है आज का, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें और किसी दूसरे कानून में अगर टकराव होता है तो हमारा जो आज वाला कानून है इसको हम वरीयता देंगे, ये ऊपर निकल जाएगा दूसरे वाले एक्ट को काट के। इन दोनों की बात में अगर कोई टकराव हुआ तो यही बात बोल रहा है 24 क्या कह रहा है, ओवर राइडिंग इफेक्ट रखेगा, ये किसी भी दूसरे लॉ के ऊपर, कोई दूसरा लॉ इसकी बात काट नहीं पाएगा। फिर 25 कह रहा है, 25 कह रहा है रूल मेकिंग पावर। तो सीधी सी बात, एक शब्द में रूल मेकिंग पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, वही अभी बोला कि आप बार लगा सकते हैं लोगों के ऊपर, आप पावर डेलीगेट कर सकते हैं, अरे सॉरी, आप पावर डेलीगेट कर सकते हैं, मगर आपके ऊपर एक बार होगा, एक रिस्ट्रिक्शन होगा, क्या कि आप ये जो रूल मेकिंग पावर है 25 वाली, ये आप किसी को नहीं दे सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी। उसके बाद लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 26, ये बस इतना बोल रहा है कि जो भाई आपने रूल बनाया है, रूल बनाने के बाद पार्लियामेंट के समक्ष आपको इसको रखना पड़ेगा, समक्ष दोनों सदनों में उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का पूरा कानून था हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। होप सो एसआई के स्टूडेंट्स आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इतना ही सफिशिएंट है, इसको आप एक बार देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें।